तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस टॉपिक में हमने तीनों मेथड बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, जिसमें पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था और लास्ट में हमने एलिमिनेशन मेथड भी कर लिया है। सो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले के सारे पार्ट्स देख चुके होंगे, ताकि आगे आने वाले पार्ट्स में आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक कराने वाला हूं, जिसको बोलते हैं के टाइप क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। सो आज की क्लास में हम के टाइप क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये किस टाइप के ऊपर बेस्ड है और इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है के टाइप क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स, ये के टाइप क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इसमें के ही आए, है ना। जो लेटर है, अब के की जगह कुछ भी आ सकता है। आपको पता है एक्स वाई जेड ए बी सी ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो इसमें कोई भी वेरिएबल आ सकता है। हमको ये बात भी पता है कि जब लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स लिखा था, है ना। क्या लिखा था? टू वेरिएबल्स। मतलब एक ही इक्वेशन में एक्स वाई भी आ सकता है, एक ही इक्वेशन में ए बी भी आ सकता है, और एक ही इक्वेशन में इसके अलावा दो वेरिएबल भी आ सकते हैं। लेकिन इसमें नया क्या है स्टूडेंट्स? इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें तीन वेरिएबल आ रहे होंगे। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे k लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है ना। तीन हो गए, x भी है, k और y। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है आपको फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन में जो यहाँ पर जहाँ पे k लगा हुआ है वहां पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए था। ये बात हमको पहले से क्लियर है। अब ये k क्या है यही फाइंड आउट करना है हमको इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ए बी सी डी एक्स वाई तो नहीं लेंगे वो, लेकिन बाकी कोई और वेरिएबल भी के की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो के टाइप क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम टाइम के नाम से ही क्वेश्चन आता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, एक और मेथड है जो कि इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स, पिछले कुछ सालों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, वो आपके कोर्स में नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी वो नहीं करा रहा हूं। हालांकि आने वाले पार्ट्स में जिन बच्चों को अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है, तो उसमें मैं आर डी शर्मा से जब कराऊंगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कराऊंगा। सो यहाँ पे जो के टाइप के क्वेश्चन है, आज हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा और हमारा ध्यान कहीं नहीं आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आएगा स्टूडेंट्स। For which value of k does the pair of linear equation has a unique solution? अब स्टूडेंट्स, यहां पर आपको साफ साफ इतना तो पता लग गया है कि उन्होंने बोला है कि आपको k की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, इतना तो पता लग गया। अब क्या हमारी मदद के लिए कुछ दिया भी है उन्होंने? क्योंकि यहां पर हमको इतना पता है कि इसमें k की वैल्यू इतनी आसानी से नहीं निकल सकती जब तक वो हमारी मदद के लिए कुछ देना। आप कोई सा भी मेथड लगा के देख लो, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप मेथड लगाएंगे उसमें तीन वेरिएबल अगर हैं तो आपकी x और y की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी, है ना। तो इसमें उन्होंने हमारी हेल्प के लिए क्या दिया है? हर क्वेश्चन में अगर k टाइप का क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, तो वो हेल्प के लिए आपको कहां पे देंगे? क्वेश्चन में सबसे एंड में देखना, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या चीज है? अब स्टूडेंट्स याद कीजिए, जब मैंने आपको पहली एक्सरसाइज करवाई थी, मतलब जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे हम इस चैप्टर का, तो हमने बात की थी तीन तरह की लाइंस बनती है ग्राफिकल मेथड के हिसाब से, बनती हैं तीन तरह की लाइंस। और वो तीन तरह की लाइंस कौन सी थी स्टूडेंट्स? एक थी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरी थी पैरेलल लाइंस, और तीसरी थी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये तीन तरह की लाइंस थी, याद होगा आपको। अब अगर मैं पूछूं कि हम कैसे पहचानते थे कि इनमें से कौन सी लाइंस है, सो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था तो ये हो जाता था इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। पहले से ही नॉट इक्वल टू लगता था। अगर पहले से ही नॉट इक्वल टू है, पहले दोनों ही नॉट इक्वल टू है, तो हम C1 और C2 को देखते ही नहीं है, याद होगा आपको। ठीक है, और ऐसी अगर इक्वेशन बनती थी तो हम क्या मान लेते थे? उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस कौन सी होती थी? पैरेलल लाइंस होती थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसमें पहले दोनों तो बराबर होते थे, लेकिन
बी और सी जो थे वो बराबर नहीं होते थे, जिस वजह से वो पैरेलल लाइंस बनती थी। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती थी स्टूडेंट्स? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। कहने का मतलब है ये हर तरह से बराबर होती थी, इसीलिए ये कोइंसिडेंट लाइंस होती थी। और ये लाइन अलग अलग लाइन नहीं होती थी, एक ही लाइन के बस दो इक्वेशन दे देते थे, है ना। अगर इसकी हम इक्वेशन बनाते थे तो कैसी बनती थी? जब हम ग्राफ बनाते थे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनती थी, तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन, एक ही लाइन के दो रूप होते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हमको ये बात पता होनी चाहिए कि ये तीन तरह की लाइंस थी। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी नजर आती थी? ऐसी नजर आती थी। पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस के कुछ इस तरह से होती है कि ये लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है। बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब एक चीज और याद कीजिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमने ये भी बात की थी, एक चार्ट याद कीजिए मैंने आपको बनवाया था, और उस चार्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि इन तीनों लाइंस में से किसका सॉल्यूशन आएगा, किसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइंस में, क्योंकि ये एक ही जगह काटती हैं, तो इसमें लिखा हुआ था यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो एक सॉल्यूशन होगा ही होगा, सिर्फ एक ही आएगा इसका, एक से ज्यादा नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आंसर है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू थी, एक्स और वाई की वैल्यू जो आएगी वो एक ही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइंस में क्या था? नो सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन, याद है, क्योंकि ये तो एक दूसरे को काटती नहीं है तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और कोइंसिडेंट लाइंस में क्योंकि ये पूरी की पूरी एक दूसरे के ऊपर ही होती है, तो इसमें क्या था स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये चीज भी आपको मैंने रिवाइज करा दी है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये वाली चीज जो है स्टूडेंट्स वो यहां पे काम आने वाली है। और ये अगर आपको याद है तो समझ लो कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब कैसे? देखिए, जो मदद के लिए हमको दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब स्टूडेंट्स वो चाहते हैं कि इन दोनों लाइंस में, इन दोनों इक्वेशन में आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना है, ये वाला जो इक्वेशन दी हुई है ना, ये चीज लगानी है। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये लगाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि A1 क्या है, A2 क्या है, B1 और B2 क्या है ना, पता होना चाहिए ना। तो यहां पे आ जाइए। अब यहां जरा हम दोनों को देखिए, दोनों इक्वेशन में से हम A1 A2 B1 B2 निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो A1 क्या होता है स्टूडेंट्स? जो x के साथ लगा होता है वो A1 होता है, और B1 क्या होता है? जो y के साथ लगा होता है, इसका मतलब k जो है वो B1 है। आई होप ये चीज क्लियर है। अच्छा, A2 क्या होता है स्टूडेंट्स? A2 होता है सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ लगा हुआ है A2 होता है, और B2 होता है सेकंड इक्वेशन में जो y के साथ लगा होता है वो B2 होता है। चार चीजें हमने निकाल ली। अब आपको क्या करना है? अब ये वाला जो इक्वेशन लगी हुई ना यहाँ पे, ये देखिए नॉट इक्वल टू वाला, ये पूरा उठा के आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। लिखते हैं चलिए। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इतना कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपको सारी वैल्यूज पता तो है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? A1 की जगह मैं लगा देता हूँ 4 और A2 की जगह लगा देता हूँ 2, और इज नॉट इक्वल टू B1 की जगह लगा देता हूँ मैं k, और B2 की जगह लगा देता हूँ 2, ठीक है। इतना भी क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है स्टूडेंट्स कि ये और ये तो कट सकता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। सॉल्व इसको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इक्वल टू वाले को करते हैं, ठीक है। भले ही नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, लेकिन आपको सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इक्वल टू वाले को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। 4 इज नॉट इक्वल टू k। अब इसका मतलब क्या? ये ऑलरेडी आंसर आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमको मतलब तो पता नहीं इसका। हमने पहली बार देखा है कि ऐसा आंसर, भाई इक्वल टू वाला तो आंसर हमने देखा था, लेकिन नॉट इक्वल टू वाला आंसर हम पहली बार देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, अगर यहाँ पे इक्वल टू आया होता तो इसका मतलब k की जगह आपको 4 लगाना होता, है ना। k की जगह क्या होता? 4 होता। लेकिन अगर इसका आंसर इक्वल टू आया होता तो अभी क्या आ गया? k जो है वो 4 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, क्या बाकी नंबर के बराबर है? हाँ, हो सकता है, लेकिन 4 के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका जो आंसर हो गया स्टूडेंट्स, सारे नंबर हो गए। कोई भी नंबर है वो आप लगा सकते हो, बस यहां पे 4 मत लगाना, ठीक है। तो यहां पर जो k की वैल्यू है
अब आपको ऐसे ही आंसर देना है इसका, क्योंकि नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है। नॉट इक्वल टू क्यों आया? क्योंकि हमने वहां पे यूनिक सॉल्यूशन हमको हिंट दिया हुआ था, तो हमने इसमें वैल्यू पुट की है, तो इस वजह से जो हमारा आंसर आया है वो नॉट इक्वल टू आया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स एंड में बस आपको एक लाइन लिखनी है, वी गॉट आंसर k नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर it means the value of k can be any number other than 4। तो इसका मतलब k की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है सिवाय 4 के, ठीक है। अब ये लाइन अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो, इसमें एडजस्टमेंट हो सकती है, रटने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल यही लाइन लिखनी है। इस लाइन में मैंने ये लिखा है कि हमारा जो आंसर है वो k नॉट इक्वल टू 4 आया है, इसका मतलब k की जगह कोई भी नंबर हो सकता है सिवाय 4 के। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसको बोलते हैं k से रिलेटेड क्वेश्चंस। मुश्किल है आसान है? बड़ा ही आसान है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहां पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बस फर्क आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, इस बार जो दोनों इक्वेशंस हैं। स्टूडेंट्स अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, लेकिन यहां पे लिख दिया है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस बार जो केस है वो ये वाला आपको दे दिया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। इसका मतलब इस बार आपको ये वाला जो इक्वेशन है वो यूज करनी है। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। तो यहां पर तो तीनों ही बराबर है। अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है जो a1 लिखा हुआ है, a1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? k हो गई, ठीक है। और a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है 12। इतना क्लियर? जो भी x के साथ लिखा हो, चाहे वो एक नंबर हो या एक से ज्यादा नंबर हो, है ना, फिलहाल तो एक नंबर लिखा हुआ है, वो उठा के a1 की वैल्यू लगा देना, और जो दूसरे x के साथ लिखा है वो a2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स b1 की वैल्यू क्या हो गई? देखिए b1 की वैल्यू हो गई 3 और b2 की वैल्यू हो गई k अगेन। अच्छा, यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या हो गई? देखिए ये जो अकेला नंबर होता है स्टूडेंट्स वो c1 होता है। क्या होता है? वो c1 होता है। अच्छा, इतना भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, एक और चीज, इसको करने से पहले एक चीज और कर लेना कि इस वाली जो चीज, ये जो c होता है ना, ये जो c होता है ये लाइन के उस तरफ लिखना ज्यादा बेटर होता है, तभी तो हम ऐसे इक्वेशंस बनाते थे। याद करो, अगर मैं इसको लाइन के उस तरफ लिख दूं तो जो c जो नंबर था वो एग्जैक्ट मैं उतार सकता हूं। याद करो वो वाली चीज, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस तरफ मान के चल रहा हूं, और जो c की वैल्यू है, मतलब जो c1 की वैल्यू है वो k-3 लिख देता हूं सीधा, क्योंकि ये जब वहां पे जाएगा तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। उसी तरह यहां पर जो -k लिखा हुआ है ये भी उस तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये k हो जाएगा, तो इसका मतलब c2 की वैल्यू हो गई k। ठीक है, चलो इतना तो क्लियर हो गया, मैंने वैल्यूज निकाल ली। अब आंसर कैसे आएगा? मुझे आसान कौन सी चीज लग रही है स्टूडेंट्स? देखिए, आप चाहे तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों के पेयर को ले लो, चाहे इन दोनों के पेयर को ले लो, और चाहे आप इन दोनों के पेयर को भी ले सकते हो, क्योंकि सभी बराबर है। सभी बराबर है ना इसमें, तो आप कोई सा भी दो ले लो, क्योंकि हमको आंसर निकालने के लिए सिर्फ दो ही काफी है। लेकिन अगर तब भी आंसर नहीं आया तो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है कि a1/a2 और b1/b2 दोनों आसान है। c1 थोड़ा सा ज्यादा, ये k-3 वगैरह दे रखा है, तो मैं इससे पंगा नहीं लेना चाहता अभी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सीधा लिख देता हूं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स। देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा, a1 क्या है? k है, a2 क्या है? 12, b1 है 3 और b2 है k। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देख लीजिए, k से k मल्टीप्लाई होगा तो k का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 36 हो जाएगा। अच्छा, अंडर रूट अभी नहीं लगाना, पहले 36 लिख लो। उसके बाद स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अंडर रूट लगा देता हूँ। स्टूडेंट्स अभी तक तो हम लोग क्या करते थे कि अंडर रूट से बाहर निकालते थे तो सीधा 6 लिख देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें लिखनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे
+6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि +6 का स्क्वायर भी 36 होता है, -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो ये हमारे आंसर आ गए स्टूडेंट्स। यहां पर मेरा आंसर है या तो k जो होगा वो 6 होगा या k जो होगा वो -6 होगा, लेकिन मुझे तो एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, मतलब k की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। अब मैं कैसे पता करूंगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एक आंसर ना आने की वजह से मुझे बाकी भी सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये दो इक्वेशन अगर मैं साथ में लेके सॉल्व करता हूं तो हो सकता है मेरा आंसर उस केस में आ जाए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, मैं फिलहाल अब इन दोनों को देखता हूं। देखिए b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं, यहां पे लिखा हुआ है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पर आप देखिए b1 की वैल्यू दी हुई है 3, b2 की वैल्यू दी हुई है k इज इक्वल टू c1 की वैल्यू दी हुई है k-3 और c2 की वैल्यू दी हुई है k। ठीक है, अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर और यहां पर क्या कट गया? k और k कट गया क्योंकि दोनों के नीचे k था। अच्छा, ये जो 3 माइनस में है ये यहां आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 + 3 जो है वो आ जाएगा k। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारा फाइनल आंसर आ गया है ना, वो आ गया 6। तो इसका मतलब इन दोनों में से जो हमारा आंसर था वो 6 था। तो ये कभी कभी चेक करने के काम आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इन दोनों को ही पहले सॉल्व कर लेते, मान लेते हैं आपने इन दोनों को पहले सॉल्व किया होता, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है ना, +6। तो वही आंसर होता, उसमें फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे तो पता नहीं था आगे का, तो मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया, जिसकी वजह से यहां पर अंडर रूट आ गया, और अंडर रूट में प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो यहाँ पे दो आंसर आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि आगे बढ़ के इन दोनों को भी चेक कर लेता हूं। तो जब इन दोनों को चेक किया तो सिर्फ एक आंसर आ रहा था +6। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा वो +6 आएगा। ठीक है, हर तरह से चेक कर लेना। अगर आप ये पहले करना चाहो, मैंने बोला था ये पहले करना चाहो तो आप ये भी पहले कर सकते हो, तो देख लेना। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते जा रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है इस बार? a एंड b, मतलब दो वेरिएबल अलग से दे दिए हैं और दोनों की ही वैल्यू निकालनी। अभी तक क्या था? k की दी हुई थी, तो k की ही वैल्यू आपको निकालनी थी। इस बार आपको a और b दोनों दे दिए, साथ ही साथ आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं यही वाली इक्वेशन यूज करूंगा। अब देखते हैं, अगर एक बार में आंसर आ जाएगा तो एक बार ही करेंगे, नहीं तो दूसरी बार करना पड़ेगा। आइए, सो यहां पर अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा, क्योंकि हमको ये पता लग चुका है कि लिखना क्या होता है और कैसे लिखना होता है। तो अब मैं सीधा वैल्यूज पुट करूंगा। यहां पर मुझे पता है कि a1 की वैल्यू है 2, और यहां पे a2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, देखिए पूरी की पूरी a - b है ना। x के साथ चाहे कुछ भी लिखा हो, वो पूरा का पूरा a2 के साथ आपको लिख देना है। उसी तरह b1 की वैल्यू ये है और b2 की वैल्यू ये है। उसी तरह c1 की वैल्यू ये है और c2 की वैल्यू यहां पर पूरी की पूरी हो गई। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, a1 अपॉन a2 ले लेता हूं, तो इसका मतलब 2 अपॉन a - b लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 3 अपॉन a + b लिख लेता हूं। ठीक है, पहले इतना ही करके देख लेते हैं, हो सकता है इसी से आंसर आ जाए मेरा। अब स्टूडेंट्स यहां अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a + b यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2a + 2 भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3a - 3b। अब स्टूडेंट्स आप a वाले को a के साथ लिख दीजिए, तो यहां पर चलिए 2a को मैं वहां पे भेज के माइनस कर देता हूं और उसको यहां भेज के प्लस कर देता हूं। तो ये क्या हो गया, 5b = a। क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5b = a आ गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको क्या आगे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहां पर हमको रुकना पड़ेगा और हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर हम कोशिश करके इन दोनों का देखें तो ये भी करके देख लेते हैं, हो सकता है इससे वैल्यू आ जाए हमारी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूं b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब b1 अपॉन b2 3 अपॉन a + b इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब 7 अपॉन 3a + b - 2 हो गया। इतना तो आपको समझ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो स्टूडेंट सीधा मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखिए ये हो गया 9a, ये हो गया 3b और ये हो गया -6। क्या ये बात सही है? ठीक है, और यहां पर 7a + 7b आ गया। ठीक है, तो 7a
+7 भी आ गया। अब हम देखते हैं कि इससे हमको क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स। तो 9a, ए के साथ में ए वाले को भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस होके 2a बचेगा, और यहाँ पे -6 तो पहले से ही है। चलिए इसको मैं उस तरफ ही भेज देता हूँ, और 3b को, b वाले को भी इसी तरफ भेज देता हूँ। तो ये हो गया -4b = 6 हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको a की वैल्यू पता थी 5b आई थी, a की वैल्यू 5b आई थी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जहाँ पर भी a लिखा हुआ है इसको हटा के मैं 5b लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 5b लिख दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 10b हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, -4b = 6 हो गया। ठीक है, थोड़ा आप अच्छे से वैल्यू पुट करके ही करना, मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए जल्दी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि समझ आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए 10b - 4b क्या हो गया, 6b हो गया, और यहाँ पर भी 6 लिखा था, तो b की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1। आई होप ये चीज क्लियर है। तो b की वैल्यू एक ही आई है जो कि है 1, और अगर मैं b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं स्टूडेंट्स, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। तो मेरा अल्टीमेट आंसर आ चुका है, b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 5। ठीक है, जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दी थी। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मुझे पता था कि ये दोनों बराबर हैं, तो पहले इससे ट्राई किया, लेकिन मैंने देखा कि आंसर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे आगे के लिए रख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को यूज किया। आप चाहें तो इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं, आपका आंसर आगे जाके सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जब मैंने इसको यूज किया तो मुझे यहाँ पर नजर आया कि यहाँ पर मैं दोबारा से फंस रहा हूँ, क्योंकि ए और बी दोनों है ना। अब मुझे ए को हटाने के लिए यहाँ पर 5 भी लिखना था, तो 5 भी लिख के यहाँ पे 10 भी आ गया। उसकी वजह से मेरी बी की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू अगेन मैंने यहाँ पे पुट करके ए की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है, आगे मुश्किल नहीं है ज़्यादा, ये ऑलरेडी आप वैल्यूज पुट करना जानते हो कैसे होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको पकड़नी है कि हो सकता है कि एक ही बार में आंसर आ जाए, और हो सकता है कि अलग अलग बार में आंसर आए। तो एक बार में अगर नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, तो आपको आगे बढ़ के दूसरी बार में निकालना ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां आप देख सकते हैं 2 इक्वेशन दी हुई है, यहां पे जरूर नजर रखिएगा, यहां पे नो सॉल्यूशन दे दिया इस बार। तो हम तीसरी इक्वेशन का भी कर लेते हैं, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन में हमको पता है कि पहले 2 तो बराबर होते हैं, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं होता। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें एक बार में ही आंसर आ जाएगा, या हमको दूसरी बार भी ट्राई करना होगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं a1/a2 और b1/b2 करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a1/a2। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। a1 की वैल्यू ये है और a2 की वैल्यू ये है। b1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, देखिए नंबर नहीं दिया हुआ है तो 1 हम लिखेंगे, और b2 की वैल्यू है k-1। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे इसको भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3k-3, और इसको यहाँ पे भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 2k-1। ठीक है, 2k को यहाँ पे लेके माइनस कर देता हूँ, 3 को वहाँ ले जाके प्लस कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे k = 2 आ जाएगा आंसर। और क्या यहाँ पर मुझे कोई कंफ्यूजन है, क्या मुझे चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स अंडर रूट भी नहीं आया, जो कि मेरे 2 आंसर आ जाते। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा आंसर आ चुका है, जो k की वैल्यू 2 आई है, वही हमारा आंसर है। तो इसमें बड़ी आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप 2 लिख देंगे हर जगह, तो ऐसी इक्वेशन बनेगी जो कि पैरेलल लाइंस होंगी, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं आसान क्वेश्चन। अब इसमें अगर मान लो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही होती तो हम इससे फिर कोशिश करते। ठीक है, वो आगे आने वाले जब मैं पार्ट्स कराऊंगा तो और भी ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो ये वीडियो अभी यहीं कंक्लूड करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।